ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल की जलवायु। यह टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट। तो सबसे पहले बात आती है डेजर्ट या मरुस्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, अर्थात वह भूभाग जिसमें जल की कमी हो तथा वहाँ की मृदा में जैविक तत्वों का अभाव हो। डेजर्ट लैटिन शब्द डेजर्टेयर से बनाया गया है, जिसका अर्थ है परित्यक्त, अबंडेड, छोड़ा हुआ, वीरान या बंजर, अर्थात वह भूभाग जो वीरान या बंजर हो तथा जीवों के रहने के योग्य नहीं हो, मरुस्थल कहलाता है। तो इस तरह से हम मरुस्थल को परिभाषित कर सकते हैं। मरुस्थल या डेजर्ट का जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उसके जलवायु के बारे में बात आती है और हम ऐसा सोचते हैं कि मरुस्थल मतलब वहाँ पर पानी की कमी है और वहाँ पर जो तापमान है बहुत अधिक होता है। लेकिन मरुस्थल सभी एक ही प्रकार के नहीं होते। भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के आधार पर विश्व में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक है आपके उष्ण मरुस्थल, हॉट डेजर्ट, और दूसरा है आपके कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल। तो जो उष्ण मरुस्थल या हॉट डेजर्ट है, विश्व में इन मरुस्थलों की स्थिति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विशेषकर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इन मरुस्थलों में तापमान उच्च तथा मृदा में भौतिक शुष्कता होती है, फिजिकल ड्राइनेस, अर्थात हम ये बात करेंगे कि वहाँ पर पानी मृदा के अंदर नहीं पाया जाता है। साथ ही शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। इन मरुस्थलों में सामान्यतः कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ की जो मृदा होती है उसके अंदर पानी की कमी होती है, और जिसके कारण यहाँ की जो वनस्पति होती है वो स्क्रबी या हम कहें या थोड़नी होती हैं। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं हॉट डेजर्ट के या उष्ण मरुस्थल के थार मरुस्थल, या हम कहें ग्रेट थार डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, कालाहारी नामिब मरुस्थल आदि इस प्रकार के मरुस्थल हैं। दूसरे प्रकार के जो मरुस्थल की हमने बात की वो थे शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट। शीत मरुस्थल मुख्यतः विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, हिमरेखा से अधिक ऊंचाई वाले भागों में विस्तृत हैं। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्ष भर अथवा वर्ष के अधिकांश समय में तापमान शून्य से नीचे रहता है तथा कार्य की शुष्कता, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है। अर्थात यहाँ पानी तो होता है लेकिन वो पानी जमा हुआ या बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इन क्षेत्रों की वनस्पति में मॉस, लाइकेंस पाए जाते हैं। गोबी का मरुस्थल तथा कनाडा एवं रूस का उत्तरी भाग शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। जलवायु की बात कर रहे हैं हम। किसी क्षेत्र के वर्ष भर मौसम की औसत अवस्था को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जो जलवायु टर्म्स हैं वो साल भर जो मौसम हमारे पास रहता है, किसी भी क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करेंगे तो वर्ष पर्यंत वहाँ पर जो मौसम रहेगा उसका औसत जो होगा या औसत दशा वहाँ की जलवायु कहलाती है। उष्ण मरुस्थलों की जलवायु शुष्क एवं चरम अवस्थाओं वाली होती है। इन क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक, मृदा तथा वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन अधिक तथा हवाएं शुष्क एवं गर्म होती हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो हॉट डेजर्ट या उष्ण मरुस्थलों की है, कि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है तथा मृदा से या सॉइल से हम कहें इवेपोराइजेशन या वाष्पीकरण होता है, और वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन बहुत अधिक होता है। यहाँ की जो विंड्स या हवाएं होती हैं वो हॉट एंड ड्राई होती हैं।
मरुस्थलीय जलवायु के मुख्य घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट। मरुस्थलीय जलवायु के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं। पहला आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्लाइमेट का, वो तापमान, टेम्परेचर। दूसरा है आपके वर्षा, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। तीसरा आपके आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और चौथा है आपके आंधियाँ तथा हवाएं और विंड्स। तो पहला हम तापमान की बात करें, टेम्परेचर। मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषता वहाँ का तापांतर है। तापांतर का अर्थ होता है तापमान में अंतर। दिन के तापमान और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है उसको हम तापांतर कहते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तापांतर की बात हो रही है। गर्मी के मौसम में दिन के समय में ये अग्निमय भट्टी, फायरी फर्नेस की तरह होते हैं तथा रात्रि के समय ये क्षेत्र ठंडे होते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में दिन का तापमान अत्यधिक उच्च जबकि रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। अतः गर्मी में रातें शीतल होती हैं। तो ये जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है उसकी विशेषता है कि यहाँ के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। बलुई क्षेत्रों, सैंडी एरिया में तापमान तीव्र परिवर्तन होता है, जबकि चट्टानी क्षेत्रों के तापमान में या रॉकी एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो धीमे होता है, स्लोली होता है। कभी कभी आंधियों के कारण दिन का तापमान गिर जाता है। गर्मी में उच्चतम तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा शीतकाल में हिमांक से नीचे पहुंच जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। और ये आप ये देख सकते हो कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर जो रेतीले मैदान हैं वहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि जो सर्दियों के अंदर जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। बाड़मेर एवं जैसलमेर भारत के सबसे अधिक गर्म स्थानों में माने जाते हैं। अतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर दोनों ही अधिक होते हैं। पश्चिमी राजस्थान जो थार मरुस्थल का भाग है की जलवायु उच्चतम गर्मी व सर्दी से युक्त होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है और सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है। तो इस प्रकार की जलवायु आपको मरुस्थल के अंदर या पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। यहाँ शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री सेल्सियस से 51 डिग्री सेल्सियस तापमान या तापक्रम रहता है। शीत ऋतु में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाला जमना एक सामान्य लक्षण है। कई बार ये देखा गया है जहाँ फसलीय पौधे होते हैं तो उसमें पाला जम जाता है। तो ये तापमान की बात थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट या घटक है क्लाइमेट का। दूसरा जो आ रहा है वो है हमारे पास रेनफॉल या वर्षा। मरुस्थल में वर्षा की व्यापक अनिश्चितता पाई जाती है। मरुस्थलों की वार्षिक वर्षा का औसत यद्यपि 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, परंतु कभी कभी औसत से अधिक तो कभी कभी कई वर्षों तक नगण्य बारिश होती है। इक्विक एक जगह का नाम है जो उत्तरी चिली में है। वहाँ तो देखें कि 5 से 10 वर्षों तक वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरती है। तो कभी आकस्मिक रूप से देखा जाए तो वर्षा से बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा में अनियमितता या अनिश्चितता देखी जाती है। मेघ रहित आकाश, खुली धूप मरुस्थलीय मौसम की विशेषता है। यदि कभी मेघ होते भी हैं तो उच्च तापमानों के कारण जल की बूंदें वायुमंडल में ही विलीन हो जाती हैं। वर्षा अक्सर अल्पावधि में प्रचंड संवहनीय कन्वेक्शनल वृष्टि के रूप में होती हैं जो लाभ की तुलना में हानि अधिक करती हैं। तो ये वर्षा की बात हो रही थी। बारिश इस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है आपके। राजस्थान के रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम वार्षिक वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की औसत दर बढ़ती जाती है। राजस्थान के इस भाग में वर्षा की अत्यधिक अनिश्चितता पाई जाती है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु में भी सूखा रहता है। अतः यहाँ पर वर्षा के अधिकतम भाग में
अत्यधिक शुष्कता बनी रहती है, परंतु अरावली पर्वत के दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक राजस्थान का मानचित्र दिया गया है जिसमें राजस्थान के जलवायु प्रदेश दिखाए गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ए कैटेगरी है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश, बी हैं वो है आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और सी हैं आपके उपार्द्र जलवायु प्रदेश, और डी आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आप देखें कि जो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसमें आपके जैसलमेर, बाड़मेर का हिस्सा, जोधपुर का कुछ हिस्सा, बीकानेर और आपके गंगानगर, तो ये वाला जो एरिया है पूरा ये आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ड्राई कंडीशन बहुत अधिक मिलेगी आपको, एरिड कंडीशन कह सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि जो बी कैटेगरी वाला हिस्सा है आपके, ये देखें कि जो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है या हम कहें पोजीशन है, उसको देख सकते हैं कि इस पोजीशन के लेफ्ट के अंदर ये देखा जाएगा कि जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हैं या हम कहें सेमी एरिड जोन है आपके। और इसके बाद में आप देखें कि जो राजस्थान का अधिकांश जो हिस्सा है दक्षिण पूर्वी हिस्सा, वो पूरा का पूरा आपके उपार्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। और केवल सिरोही, आप ये देखें यहाँ पर सिरोही है जो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर या हम कहें कि ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आता है। तो इस तरह से हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं और चारों के अंदर राजस्थान के अलग अलग जिले सम्मिलित होते हैं। आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी, मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में वायु नमी युक्त होती है। तो जो वायु में नमी या हम कहें ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, केवल हम ये देखते हैं कि रेगिस्तान में या मरुस्थल में, केवल डेजर्ट में जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जो पवन चलती है या हवाएं चलती हैं उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है। और शेष ऋतुओं में हवाएं प्राय शुष्क होती है, चाहे वो गर्मी की ऋतु हैं या सर्दी की ऋतु हैं। उन ऋतुओं में हम ये देखते हैं कि जो हवाएं होती हैं वो प्राय शुष्क होती हैं। गर्मी के अंदर वो गर्म रहती है और सर्दी के अंदर वो ठंडी रहती है, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार के मॉइस्चर की जो बात होती है या नमी की बात होती है वो बहुत कम होती है, लगभग शुष्क होती है। वर्षा ऋतु में भी मानसूनी हवाओं में आर्द्रता कम होती है। अगर हम रेनी सीजन की बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं, तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं उसमें भी आर्द्रता की जो प्रतिशतता है वो कम रहती है। अपेक्षित आर्द्रता गर्मी में कम तथा वर्षा ऋतु में अधिकतम होती है। अतः वर्षा काल को छोड़कर शेष समय में वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम आर्द्रता की बात कर सकते हैं जो जलवायु का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। और इस आर्द्रता के कारण ही यहाँ की जो जलवायु वनस्पति हैं वो भी निर्धारित होती है, प्रभावित होती हैं। चौथा जो मेजर कंपोनेंट है क्लाइमेट का वो है आंधियाँ तथा हवाएं, स्टॉर्म्स एंड विंड्स। तो सैंड स्टॉर्म्स या धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं और हवाएं जो विंड्स हैं, तेज़ रफ्तार से तेज़ गति से जो हवाएं चलती हैं वो यहाँ के जलवायु को और यहाँ की वनस्पति को काफ़ी प्रभावित करती है। और मरुस्थलों में आंधियों तथा तेज़ हवाओं का सदैव प्रकोप बना रहता है। तो यहाँ हमेशा जो ग्रीष्म ऋतु है या गर्मी की ऋतु है उसके अंदर तेज़ हवाओं का चलना अमूमन देखा गया है। ये आंधियाँ इतनी धूल या बालू भरी होती हैं कि इनका रंग काला पीला दिखाई देता है। ये बालू के टिब्बों सैंड ड्यून्स का स्थान परिवर्तन कर देती हैं। जो दोरे या हम कहेंगे बालू के जो टिब्बे होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। कई बार इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। तो काफ़ी तेज वेग होता है इन हवाओं का।
कभी कभी तो धूल भरी आंधियों के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो जाता है। इस तरह की आंधियाँ मरुस्थल में देखी गई हैं, जिसको हम काली आंधियाँ कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता और दिन में भी अंधेरा दिखाई देता है। वनस्पति व अन्य जीवों पर इनका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेज आंधियों के कारण बालू के टिब्बे स्थिर नहीं हो पाते हैं, अतः वनस्पति भी विकसित नहीं हो पाती हैं। तो जैसे जैसे हवा चलती है तो टिब्बे सरकते रहते हैं, अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, और जब ये स्थिर नहीं रह पाते तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो वेजिटेशन है या वनस्पति वो भी डेवलप नहीं हो पाती हैं। राजस्थान के मरुस्थल में सबसे अधिक आंधियाँ जून में आती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है, और उसमें भी स्पेशली या विशेष रूप से जून महीने में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं। और जब ये आंधियाँ या हवाएं काफ़ी गर्म होती हैं तो जिसको हम लू कहते हैं। तो मरुस्थल का एक मुख्य लक्षण ये भी है कि यहाँ जो गर्म हवाएं चलती हैं और लू कहलाती है। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र वनस्पति रहित होने के कारण हवाओं के लिए कोई अवरोध नहीं होता है। तो जब यहाँ वनस्पति नहीं है तो हवाएं हैं वो निर्बाध रूप से चलती रहती है, और उसमें किसी प्रकार की इंटरफेरेंस या रुकावट नहीं आ पाती है। अतः इन हवाओं का वेग तुलनात्मक दृष्टि से अन्य भागों की अपेक्षा मरुस्थल में अधिक होता है। तो हमें वेग भी है जो वो अधिक महसूस होता है। तेज गति की हवाएं वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ा देती हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं या पादप पाए जाते हैं, उनके वायवीय भागों से जो पानी की जो मात्रा है या पानी जो है वो वेपर फॉर्म्स के अंदर या वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। तो जब हवाएं यहाँ की शुष्क हैं, तेज़ हैं और गर्म हैं, तो वहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है या वाष्प के रूप में पानी का जो उत्सर्जन है उसकी रेट या दर अधिक होती हैं। तो ये हवाएं दर को बढ़ा देती हैं, जिससे पौधे अपना जल संतुलन बनाए नहीं रख सकते। तो जो वाटर बैलेंस है प्लांट के अंदर वो मेंटेन नहीं रह पाता, अतः शुष्कन से पीड़ित रहते हैं। एंड डेसिकेशन की प्रॉब्लम देखी गई है, शुष्कता के लक्षण दिखाई देते हैं पादपों के अंदर। हाँ, वाष्पोत्सर्जन की दर पर सीधा प्रभाव होने से दूसरे कार्यक्रमी प्रक्रम जैसे अवशोषण, रसारोहण आदि भी प्रभावित होते हैं। तो हम ये देखें कि केवल ट्रांसपीरेशन ही प्रभावित नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से दूसरे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जुड़े हैं जैसे एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, तो अवशोषण भी अधिक होगा। रसारोहण एसेंट ऑफ सैप है तो वो भी वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, तो एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण भी आदि प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो डेजर्ट है उसका क्लाइमेट या जलवायु है, उसके अंदर कई मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और उस जलवायु के कारण वहाँ की वनस्पति भी प्रभावित होती हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जो ऑनलाइन क्लास थी वो आपके मरुस्थल या डेजर्ट के क्लाइमेट या जलवायु से संबंधित थी। नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे।